नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियोस की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटेस्टाइनल सॉरी अपेंडिसाइटिस और हेमरॉइड्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम आईबीडी दैट इज इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डाइट के बारे में है, कुछ एमसीक्यू जो है वो मैनेजमेंट के बारे में है, पोजीशनिंग के बारे में जो सवाल बने हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले द क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस इज फॉलोइंग ऑर्डर्ड फॉर बेड रेस्ट विद बाथरूम प्रिविलेज। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज है, एक तरह की इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उस मरीज के अंदर जो है यहाँ ऑर्डर किया गया बेड रेस्ट और बाथरूम प्रिविलेज होना चाहिए, मतलब नियर बाय होना चाहिए। ज्यादातर मरीज को बेड ही रेस्ट करना है। व्हाट वुड बी द प्राइमरी रेशनल फॉर दिस एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन? इस तरह की एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन का क्या प्राइमरी पर्पज है, क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसी एक्टिविटी? टू कंजर्व एनर्जी, मरीज की एनर्जी कंजर्व करने के लिए। टू रिड्यूस इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करने के लिए। टू प्रमोट रेस्ट एंड कंफर्ट, इससे मरीज को रेस्ट और कंफर्ट मिलेगा। और टू प्रिवेंट इंजुरी, पेशेंट को इंजुरी ना हो, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बेड रेस्ट करने का रीजन क्या? अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज को ऑर्डर दिया गया कि मरीज को बेड रेस्ट पे रखना है, तो आपके पास में क्या पर्पज है, क्यों रख रहे हो आप, क्या कारण है, क्या रैशनल है इस बात के पीछे? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एनर्जी कंजर्व करने के लिए, इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रिड्यूस करने के लिए, रेस्ट और कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए, और इंजुरी को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, तो देखिएगा, कुछ आइडिया कम लग रहा है आज आप लोगों को, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो ये मॉडिफाइड जो बेड रेस्ट है जिसमें बाथरूम प्रिविलेज है, मतलब नियर बाय बाथरूम होना चाहिए, बाकी मरीज बेड रेस्ट पे रहे, इट्स नॉट ए कंप्लीट बेड रेस्ट। तो इस तरीके का बेड रेस्ट जब होता है तो ये इसका रीजन एनर्जी कंजर्व नहीं करना होता है। ज्यादातर केसेज में जब भी हम किसी मरीज को बेड रेस्ट का कहते हैं या सोने का कहते हैं, इसका मतलब वी डोंट वांट टू कंजर्व द एनर्जी, हम एनर्जी को बचा के रखना चाहते हैं। जैसे कोई वायरल फीवर होते हैं, ज्यादातर डेंगू फीवर है, मरीज को बोला ज्यादातर बेड रेस्ट करो, आराम करो। तो आराम करने का हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसकी एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हैं। जितनी एनर्जी उसमें कंजर्व रहेगी उतना वो उन वायरल कंडीशन से और उस एलिमेंट से लड़ने में सक्सेस हो पाएगा। तो ज्यादातर ये पर्पज होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये मॉडिफाइड बेड रेस्ट दिया गया है बाथरूम प्रिविलेज के साथ में, तो इसका पर्पज एनर्जी कंजर्व करना नहीं होता है। इसका मेन पर्पज है कि मरीज का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, हाइपर मोटिलिटी है, उसको रिड्यूस करना। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा कि हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। कंप्लीट बेड रेस्ट कराते हैं तब हमारा पर्पज होता है एनर्जी को कंजर्व करना या रेस्ट और कंफर्ट को प्रमोट करना। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं है, बेड रेस्ट तो है विद बाथरूम प्रिविलेज। तो इस तरीके के बेड रेस्ट का रीजन है कि हम वहां पे उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, हाइपर मोटिलिटी को कम करना चाहते हैं। इंजुरी को प्रिवेंट करना बेड रेस्ट का जो रहता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का कंसेप्ट नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी में बेड रेस्ट नहीं करेगा तो इंजुरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ए, सी और डी जो है वो वहां पे रॉन्ग आंसर है। बी करेक्ट आंसर है, टू रिड्यूस इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस। अगला एक क्लाइंट्स अल्सरेटिव कोलाइटिस सिम्टम हैव बीन प्रेजेंट फॉर लॉन्गर देन 1 वीक। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज है, एक सप्ताह से ज्यादा उसमें सिम्टम जो है वो आ रहे हैं फॉर 1 वीक, मोर देन 1 वीक। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट द क्लाइंट शुड बी असेस्ड केयरफुली फॉर साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? एक सप्ताह से ज्यादा सिम्टम चल रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन आपके दिमाग में आ रहा है? हार्ट फेलियर हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाएगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, मैक्सिमम पर्सन ने इस सवाल को थोड़ा आइडिया कर लिया है। कैसे आइडिया बिठाया, मैं आपके दिमाग को थोड़ा पढ़ रहा हूँ कि आपने ऐसा आइडिया बिठाया कि साहब अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी जो है आंत की है, और इस बीमारी में मरीज को क्या होगा? डायरिया। और डायरिया होगा तो वहां जो इंटेस्टाइन में इलेक्ट्रोलाइट है उनका क्या होगा? लॉस। और वहां इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम और पोटेशियम, वो कम होंगे। और अगर बॉडी से पोटेशियम बाहर चला गया तो बॉडी में पोटेशियम की क्या हो जाएगी? कमी। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? हाइपोकैलेमिया।
तो ये दिमाग अगर आपने लगाया है तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप एकदम सही है, और यही दिमाग आपको लगाना है, और यही कॉम्प्लिकेशन होता है। सी यहाँ पे आंसर बनेगा हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया क्यों हो रहा है, वही सेम कहानी, एक्सेसिव डायरिया, जो कि स्टोर फॉर्म का सोडियम पोटेशियम जो इंटेस्टाइन में है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, कमी कर देगा, और मरीज में हाइपोकैलिमिया और हाइपोनेट्रीमिया होने की संभावना है। हाइपोनेट्रीमिया तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, पर कैलीमिया जरूर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से मरीज को हार्ट फेलियर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या हाइपोकैल्सीमिया, जो ए, बी और डी ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनके होने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिख रही है, इसलिए ये गलत है। सी करेक्ट आंसर है, डायरिया विल लीड टू हाइपोकैलिमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। वेरी गुड, आप बहुत सही जवाब दिया है आपने। Again, identify the image which is given below, and this is the image. You have to assess what it is. अच्छा, इमेज देखते ही कई लोगों के दिमाग में निकल गया साहब ये तो कोलोस्टमी है। लेकिन मेरे दिमाग में ये निकल रहा है कि आप जो दिमाग से निकाल रहे हो कोलोस्टमी, वो गलत है, ये कोलोस्टमी नहीं है। ज्यादातर एक मतलब ऐसे ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी, पर ज्यादातर लेफ्ट साइड में होती है कोलोस्टमी, और ये राइट साइड में है। ये एक बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ज्यादातर कोलोस्टमी लेफ्ट साइड में क्रिएट की जाती है। तो ये क्या है, इट्स इलियल कॉन्डोइट। क्या है ये, इलियल कॉन्डोइट। ये जो इमेज है ये किसका है, इलियल कॉन्डोइट का। इलियल कॉन्डोइट अब क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। इमेज जो है वो दिया हुआ है इलियल कॉन्डोइट का, तो सवाल ये बन जाता है कि साहब फिर इलियल कॉन्डोइट क्या है ये बताओ। लिख देता हूं पहले मैं, आई जस्ट टेक ए मार्कर। इट्स इलियल, इलियल कॉन्डोइट, कॉन्डोइट। इलियल कॉन्डोइट क्या होता है समझिएगा। एक मरीज को ब्लडर का कैंसर हो गया, सीए ब्लडर है, उसका इलाज ये है कि ब्लडर को रिमूव करना है ना, जो ब्लडर है उसको रिमूव कर देना है, सिस्टेक्टमी करना है। जब ब्लडर रिमूव कर दोगे तो आपका जो किडनी है, दोनों जो किडनी है, उस किडनी से जो यूरिन ड्रेन हो रहा है, जो यूरेटर ड्रेन कर रहे हैं, वो नॉर्मली ब्लडर में इकट्ठा करते हैं। अब ब्लडर तो आपने हटा दिया, तो ये जो यूरेटर है ये यूरिन को कहाँ लाएंगे, और कहीं जहां लाएंगे नहीं लाएंगे तो फिर यूरिन कहाँ जाएगा। तो बेसिकली क्या करते थे, इंटेस्टाइन का एक पार्ट है इलियम, क्या पार्ट है, इलियम, उसको कट करके एक टुकड़ा लेते हैं। दोनों जो यूरेटर है उन यूरेटर को इंटेस्टाइन के इलियम के एक पार्ट से जोड़ देते हैं, और उस इलियम का दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे स्टोमा बना के बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो जो मरीज का किडनी यूरिन बनाएगा वो यूरेटर के थ्रू कहाँ आएगा, इलियल, इलियम वाले पार्ट में, और इलियम वाले पार्ट से कहाँ आ जाएगा, यहाँ बाहर स्टोमा से। और बाहर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे बैग लगा दिया, और ये यूरिन को क्या कर रहा है, कलेक्ट। ये आप देख सकते हो येलो कलर का ये यूरिन है, तो इसको बोलते हैं इलियल कॉन्डोइट। और यूरोस्टोमी भी बोल सकते हैं, यूरिन की ओपनिंग की हुई है वो होती है कोलोस्टोमी, इसको हम बोल सकते हैं यूरोस्टोमी। क्या बोलते हैं, यूरोस्टोमी। इलियल कॉन्डोइट बोलो या यूरोस्टोमी बोलो, यूरोस्टोमी टर्म इसके लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। के मरीज में कौन सा डाइट जो है वो अप्रोप्रिएट रहता है, विच डाइट इज यूज इन द पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑप्शन है हाई कैलोरी लो प्रोटीन, हाई प्रोटीन लो रेजिड्यू, लो फैट हाई फाइबर, लो सोडियम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। विच इज द करेक्ट वन। इट्स हाई कैलोरी लो प्रोटीन, लो रेजिड्यू, लो फैट हाई फाइबर, लो सोडियम हाई कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है, और वुंड की हीलिंग के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। दूसरा, ऐसी डाइट देनी होती है जिससे इंटेस्टाइन जल्दी को कम काम करना पड़े और जल्दी खाली हो जाए, इंटेस्टाइन को ज्यादा फंक्शन ना करना पड़े। ऐसी डाइट को लो रेजिड्यू डाइट कहते हैं। तो प्रोटीन तो चाहिए ज्यादा, और रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब वो फूड आइटम जो जिनका रुकना कम होता है ना। तो रेजिड्यू डाइट जो है वो लो होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन ज्यादा और लो रेजिड्यू डाइट, ये करेक्ट आंसर है। हाई कैलोरी और लो प्रोटीन, तो लो प्रोटीन वहां पे आंसर नहीं बनेगा। लो फैट और हाई फाइबर, तो हाई फाइबर नहीं देना है, रेजिड्यू डाइट कम देना है, मतलब लो फाइबर देना है। और लो सोडियम और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मरीज को बेसिकली हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी और लो रेजिड्यू, कैलोरी जरूर ज्यादा दे सकते हैं लेकिन फैट प्रोटीन कम नहीं देना, ये गलत है ना, और हाई फाइबर नहीं देना है। तो लो रेजिड्यू डाइट होना चाहिए।
इससे क्या फायदा होगा? लो हाई रेजिड्यू डाइट कौन कौन सी होती है? जैसे होल व्हीट ग्रेन है, नट्स है, रो फ्रूट्स और वेजिटेबल है, ये मरीज को नहीं देना होता है। ये देने से क्या होगा कि प्रोटीन जो है वो हीलिंग कराएगा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और एक्सेसिव रफेज डाइट जो है वहां पर हमको अवॉइड करना है ना। तो ये आंसर रहेगा बी, हाई प्रोटीन लो रेजिड्यू, और लो सोडियम देने का कोई यहाँ पे तुक नहीं है। A client with Crohn's disease experiencing rectal bleeding along with 15 to 20 watery stool per day. क्रॉन्स डिजीज का मरीज है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है और साथ में 15 से 20 जो है वहां पे 15 टू 20 टाइम्स जो है वहां पे वाटरी स्टूल जो है वहां पे देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 टू 20 टाइम्स वाटरी स्टूल जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन वुड बी इंडिकेटिव ऑफ डिहाइड्रेशन? क्या क्लिनिकल साइन आएगा जो इंडिकेट करता है कि मरीज को डिहाइड्रेशन हो चुका है? डिहाइड्रेशन का साइन क्या? संकन आई बॉल, डिक्रीज पल्स रेट, मॉइस्ट स्किन, पिटिंग एडिमा। व्हाट द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, है ना। डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो आईबॉल संकन हो जाती है, ए वो एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंसर ए ही बनेगा, संकन आईबॉल। इसके अलावा ऑप्शन है डिक्रीज पल्स रेट, तो जब भी वॉल्यूम कम होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, टेकिकार्डिया होता है, तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है, इसलिए ये गलत हो गया। एक ऑप्शन दिया हुआ है मॉइस्ट स्किन, तो स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड की कमी है, तो स्किन जो है वो ड्राई होती है, मॉइस्ट नहीं होती है। और पिटिंग एडिमा होने की संभावना नहीं है, उल्टा बॉडी में स्किन संकन हो जाती है, स्किन जो है उसकी टर्गरिटी कम हो जाती है, संकन हो जाती है, एडिमा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर बी, सी और डी जो है वो गलत है, ए करेक्ट आंसर है, संकन आई बॉल। डिहाइड्रेशन जो है उसके साइन में संकन आई बॉल के अलावा मरीज को पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, इसको टेकिकार्डिया कहते हैं, स्किन जो है उसकी ड्राई हो जाती है मॉइस्ट की जगह, वजन लॉस होने लग जाता है, मरीज को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ओरल म्यूकोसा ड्राई होने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लग जाता है मरीज, और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ ऑप्शन है ए जिसमें लिखा हुआ संकन आई बॉल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Next, which of the following would be a priority focus of care for a client experiencing an exacerbation of his Crohn's disease? Crohn's disease का exacerbation मरीज experiencing कर रहा है, तो क्या प्रायोरिटी आपका जो है केयर फोकस रहेगा, क्या आप केयर देना चाहेंगे जब भी क्रॉन्स डिजीज जो है एग्जासर्बेट होके पेशेंट आया है? प्राइमरी फोकस गोल क्या रहेगा? आप एनकरेज करेंगे रेगुलर एम्बुलेशन को, आप प्रमोट करेंगे बोल रेस्ट को, आप मेंटेन करेंगे करंट वेट को, आप डिक्रीज करेंगे एपिसोड ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग को? फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमने पढ़ा था कि मरीज के इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम कराना है तो उसको बोवल रेस्ट देना है, सबसे प्रायोरिटी गोल हमेशा यही रहता है जब भी मरीज एक्यूट एग्जासर्बेशन, एग्जासर्बेशन का मतलब होता है कि पहले से बीमारी है, सिम्टम आ गए, इसको हम एग्जासर्बेशन कहते हैं। तो जब भी मरीज एग्जासर्बेशन लेकर आया क्रॉन्स डिजीज का, तो उसको बोवल रेस्ट देना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, यहाँ पे आंसर बी रहेगा, वी हैव टू प्रमोट द बोवल रेस्ट इन द केस ऑफ एक्यूट एग्जासर्बेशन ऑफ क्रॉन्स डिजीज। इसकी वजह से एक्टिविटी कम होगी और मरीज रेस्ट करेगा, और उसको हम एनपीओ रखेंगे, है ना। अगर आपको बोल को रेस्ट देना है तो एक्टिविटी को मिनिमाइज करो, मरीज को रेस्ट के लिए एनकरेज करो और मरीज को नील पर ओरल कर दो, है ना। तो इससे आपको जो है मरीज का इंटेस्टाइन जो है वो रेस्ट में जाएगा। अच्छा, अगर नील पर ओरल कर देंगे तो मरीज खाएगा पिएगा नहीं तो उसका प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो उसका जवाब है कि उसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। पेरेंटल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन जो है हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि रेगुलर एम्बुलेशन, तो ये नहीं कराना, हम तो कह रहे हैं उसको रेस्ट कराओ, तो ये ऑपोजिट है। एक ऑप्शन दिया हुआ है कि करंट वेट जो है उसको मेंटेन करो, तो ये जो मरीज रहता है जिसको हम इस तरीके से एक्यूट फेज में एक्यूट इलनेस में पूरा रेस्ट देंगे, तो उसमें वेट मेंटेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा डेफिनेटली, क्योंकि मरीज का अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं हो रहा है, खाना पीना नहीं हो रहा है, तो वजन डेफिनेटली कम हो जाता है। और क्रॉन्स डिजीज जो है उसमें रेक्टल ब्लीडिंग एक्सपेक्टेड नहीं होती है, ज्यादातर डायरिया रहता है, रेक्टल ब्लीडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है, लेकिन क्रॉन्स डिजीज में रेक्टल ब्लीडिंग होती नहीं है ना। तो डिक्रीज क्या करें जो चीज होती नहीं है, ज्यादातर इसमें क्या देखने को मिलता है, डायरिया। इसलिए आंसर ए, सी और डी रॉन्ग है, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट है, प्रमोट बोवल रेस्ट। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज, ये क्या है? हैव यू एवर सी? some people are right and they said that this is Mellicott catheter,
है ना। कई कई लोगों के जवाब मैंने असेस किए हैं, सुने हैं, और वो बोल रहे हैं ये क्या है, मेल, MLE मेल, MALE मेल कोट कैथेटर, मेली कोट बोलते हैं इसको, मेल कोट बोलता हूँ मैं, मेल कोट कैथेटर। ये जो मेल कोट कैथेटर है, मेल कोट कैथेटर कहते हैं इसको, मेल कोट कैथेटर जो है वो क्या काम आता है, तो ये ज्यादातर ड्रेनेज ट्यूब की तरह काम में लिया जाता है पोस्ट रीनल या ब्लैडर सर्जरी के बाद में। इसको परक्यूटेनियसली प्लेस करते हैं और ड्रेन के पर्पज से यूज किया जाता है, यूरिन का ड्रेन किया जाता है। ये जो कैथेटर है इसको रीनल पेल्विस में लगाया जाता है ज्यादातर, और ड्रेन के पर्पज से इसको हमेशा यूज किया जाता है। मेलिकोट विंग कैथेटर या मेलिकोट कैथेटर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, आफ्टर इंसर्जन ऑफ नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन। एनजी ट्यूब लगाने के बाद में, एक मरीज है जिसको आपने क्या लगाया, एनजी ट्यूब, तो वो लगाने के बाद में मरीज को आप किस पोजीशन में रखेंगे। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुनिए, कई लोगों ने जवाब दे दिए है। मैं कदर करता हूँ आपके ज्ञान की, और हमारा जो पर्पज है ये जो रोज पढ़ने का, कि आपका नॉलेज इंप्रूव हो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों का ज्ञान वास्तव में बढ़ा है और आप बहुत अच्छे से जवाब दे पा रहे हो, और आपका ये ज्ञान बढ़ता रहे और दूसरे लोगों का ज्ञान भी बढ़ाने में योगदान ले। इसके लिए एक ही बात बोलता हूँ कि आप इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। आज हमारा चैनल 6000 लोगों तक पहुंच चुका है, और इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इसी तरीके से आप लगातार मेहनत करिए और दूसरों को मेहनत कराने में अपनी भागीदारी निभाइए। तो पोजीशन की हम बात करें तो इस पोजीशन में पहला ऑप्शन है सुपाइन, दूसरा ऑप्शन है राइट साइड लाइन पोजीशन, तीसरा है सेमी फाउलर पोजीशन, और चौथा है अपराइट इन ए बेड साइड चेयर। व्हाट इज द पोजीशन विच इज यूज आफ्टर इंसर्जन ऑफ नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। इट्स सुपाइन और राइट साइड लाइंग और सेमी फाउलर और अपराइट इन ए बेड साइड चेयर। मैनी पर्सन सेड इट अपराइट पोजीशन, जो कि एक गलत आंसर है। अगर आप डी आंसर बता रहे हैं तो वो गलत है। What it is, what the answer is after the insertion of naso थोड़ा चेंजेज है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, समझिएगा। जहां ये नेजो गैस्ट्रिक लिखा है, इस गैस्ट्रिक वर्ड को हटा के यहाँ पे इसको पढ़े एंट्रिक वर्ड, नेजो एंटेरिक ट्यूब। कैसा ट्यूब है, नेजो एंटेरिक ट्यूब। अब आपको जवाब देना है। ट्यूब है नेजो एंटेरिक ट्यूब, इसका मतलब है नोज से होती हुई ट्यूब कहां जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्या पोजीशन आप देंगे ट्यूब के इंसर्जन के बाद में। देखिएगा कंसेप्ट क्या है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब तो स्टोमक तक जाती है, पर नेजो एंट्रिक ट्यूब आंत तक जाती है। अब ये जो नेजो एंट्रिक ट्यूब होती है इसमें मरकरी लगा होता है ट्यूब के टिप एंड में, लास्ट वाले पार्ट पे। ट्यूब को हम स्टोमक तक तो प्लेस करते हैं, वहां तक प्लेस करने के बाद में उस ट्यूब को वहां से आगे आंत तक ले जाना होता है। तो ट्यूब जब आंत तक जाती है, स्टोमक से आंत तक, तो उसको टाइम लेती है वो, है ना, बहुत धीरे 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 वो आगे की तरफ जाती है। तो जो मरकरी का वेट है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर लगे, और उसके बाद में वो ओपन होके ट्यूब जो है वो एंटर करे इंटेस्टाइन में। इसके लिए जो पेशेंट होता है उसको हमेशा हम राइट साइड लाइन पोजीशन देते हैं। कैसी पोजीशन, राइट साइड लाइन पोजीशन। ये पोजीशन क्या करेगी, मरकरी के वेट वाले वो जो टिप एंड है ट्यूब का, उसके मूवमेंट को बढ़ावा देगी, और जिससे ट्यूब जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से किस में चली जाएगी, इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे आंसर रहेगा राइट साइड लाइन पोजीशन। और कंसेप्ट है कि मरकरी वेट वाला जो टिप है वो स्टोमक से किस में चला जाए, इंटेस्टाइन में चला जाए। इसके लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, राइट साइड लाइन पोजीशन। ट्यूब का नाम है नेजो एंटेरिक ट्यूब। सुपाइन, सेमी फाउलर और अपराइट पोजीशन से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ट्यूब जो है अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं जा पाएगी। इसलिए मरीज को हमेशा टर्न पोजीशन देते हैं, राइट साइड लाइन पोजीशन वहां पे प्रीफर करते हैं। Which of the following nursing diagnosis would be most appropriate for a client with intestinal obstruction? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मरीज है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस इस मरीज का क्या रहना चाहिए। द पेशेंट विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट वन, impaired swallowing related to NPO status, is it? इंटेस्टाइन आंत में रुकावट है, स्वेलोइंग इंपेयर्ड हो रही है, क्या ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इंटेस्टाइन वाले प्रॉब्लम वाले मरीज में
स्वेलोइंग प्रॉब्लम नहीं होती है। यूरिनरी रिटेंशन रिलेटेड टू द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, इज इट ट्रू? इट्स नॉट ट्रू। यूरिनरी रिटेंशन किडनी की प्रॉब्लम है और उससे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट नहीं होती है, ज्यादा हो जाता है बॉडी में। किडनी अगर काम ना करे तो फ्लूइड रिटेंड होता है और रिटेंड होएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू द नोजिया एंड वोमिटिंग, इंटेस्टाइन में जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो सामान आगे नहीं जाता तो वापस आता है, तो मरीज को सीवियर वोमिटिंग और नोजिया होता है और उसकी वजह से उसमें फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। और क्रॉनिक पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से क्रोनिक पेन नहीं होता है, ये पेन हमेशा एक्यूट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा। फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी रहेगी नोजिया वोमिटिंग की वजह से। ये गलत है क्योंकि स्वेलोइंग में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये गलत है। यूरिनरी रिटेंशन से फ्लूइड वॉल्यूम की कमी नहीं होती है, एक्सेस हो जाता है, तो ये गलत है। और क्रोनिक पेन कभी भी नहीं हो सकता, एक्यूट पेन होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में। तो ए, बी और डी ये गलत है, सी आंसर सही है, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिलेटेड टू द नोजिया एंड वोमिटिंग। Next, the client with the intestinal obstruction continue to have acute pain even through the nasoenteric tube is patent. नेजोएंट्रिक ट्यूब लगा दी, वो पेटेंट भी है और वहां से सिक्रेशन को ड्रेन भी कर रहे हैं, फिर भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले मरीज को एक्यूट पेन कंटिन्यू हो रहा है। विच एक्शन बाय द नर्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा एक्शन वहां पे आप काम में लेंगे? इस तरीके की कंडीशन मरीज में डेवलप हो रही है, पेन परसिस्ट कर रहा है और जो है वहां पे ट्यूब एकदम पेटेंट है, तो क्या आप करेंगे? रीएश्योर करेंगे द क्लाइंट दैट द नेजोएंट्रिक ट्यूब इज फंक्शनिंग, वो ट्यूब फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, दोबारा से हम एश्योर करेंगे, ये पहला दिया हुआ है। दूसरा, असेस द क्लाइंट फॉर रिजिड एब्डोमेन, रिजिड एब्डोमेन के लिए असेस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन नार्कोटिक जो ऑर्डर किया गया है वो लगाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज? इसको बोलते हैं कोलोनोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? कोलोनोस्कोप। ये कोलोनोस्कोप है, कोलोनोस्कोपी के लिए काम में लिया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन सब का डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी, जिसमें जो स्कोप काम में लिया जाता है उसको कोलोनोस्कोप कहते हैं। तो दिस इज कोलोनोस्कोप विच इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ intestinal anomalies, lower GI problems, lower intestinal defects। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और आज जो है अपने चैनल ने 6000 जो सब्सक्राइबर है उसको क्रॉस किया है, इस सभी के लिए मैं तहे दिल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और एक काम जरूर करें, इस चैनल और इस वीडियो को और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए ताकि ये 6 से 12 और 12 से 24 हो और कई सारे लोगों का जो है हम मदद कर पाए। धन्यवाद।